हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम आईआर है। आईआर का मतलब इंडियन रेलवे नहीं, आईआर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। जब मैं सोच रहा था कि चैनल पे कौन सा नया सब्जेक्ट लेकर जाया जाए तो बहुत सारे विषय मन में आए, जिसमें मैंने यह चुना कि अभी जो समय है वह इंटरनेशनल रिलेशन का पढ़ने का है, क्योंकि दो देशों के बीच में कैसे संबंध बनते हैं और बिगड़ते हैं, इससे अच्छा समय समझने के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। अब जैसे देखिए कि भारत जो है वह रूस से पेट्रोलियम का आयात भी कर रहा है और अमेरिका जो एक दूसरे देश जो खरीदारी कर रहे हैं रूस से, उन पे कठोर आपत्ति दर्ज कर रहा है और उन पे प्रतिबंध भी लगा रहा है। लेकिन भारत जब पेट्रोलियम का खरीदारी कर रहा है रूस से, तो वह आपत्ति दर्ज करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो क्या है यह? भारत के विदेश नीति और सफल कूटनीति का ही तो परिणाम है। तो आज से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की चर्चा करेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध की चर्चा करेंगे। यह जो चर्चा है यह काफी लंबी चर्चा होगी। इसमें जो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो विषय है, इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है। जैसे मैं आप लोग को काउंट करवा देता हूं। विदेश नीति और कूटनीति, नेहरू से नरेंद्र मोदी तक, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक। जो दूसरा इसका टॉपिक होगा वह भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तीसरा जो इसका टॉपिक होगा वह विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा। तो यह चार टॉपिक हैं, लेकिन यह देखने में बस चार टॉपिक हैं। इसकी चर्चा काफी अधिक लंबी होगी, क्योंकि जब हम भारत चीन पढ़ेंगे तो 2 दिन भारत चीन पढ़ने में ही लग जाएगा। पाकिस्तान पढ़ेंगे तो भारत पाकिस्तान पढ़ने में 1 दिन लग जाएगा, यानी 1 लेक्चर लग जाएंगे। तो इसमें इस सब्जेक्ट का जो हम चर्चा लेके आए हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध का, यह भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के जैसा ही यह एक लंबी चर्चा होगी। तो आप सभी का इस लंबी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग घबराएंगे नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध की जो शुरुआत होती है वह विदेश नीति से होती है। तो जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विदेश नीति के बारे में, तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत का विदेश नीति और कूटनीति नेहरू से नरेंद्र मोदी तक, इस टॉपिक का नाम हम दिए हैं और इस टॉपिक का हम शुरुआत आज कर रहे हैं, जो प्रथम टॉपिक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे विदेश नीति की अवधारणा एवं महत्व, विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक और नेहरू भारत के विदेश नीति के निर्माता के रूप में। जो यह तीसरा टॉपिक है, अगर आज हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग तीसरे टॉपिक से अगले लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है विदेश नीति की अवधारणा और इसका क्या महत्व है। जो देखिए, जो विदेश नीति होता है, अब इसको हम साधारण भाषा में समझते हैं। एक व्यक्ति क्या है, समाज में कभी अकेला नहीं रह सकता है। इससे आशय क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है और समाज से प्रभावित होता है। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कोई व्यक्ति अकेला क्यों नहीं रह सकता है। देखिए, कोई व्यक्ति इसलिए अकेला नहीं रह सकता है क्योंकि वह अपने आप में आत्मसंपूर्ण नहीं होता है। क्या होता है? आत्मसंपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जो आत्मसंपूर्णता एक होती है यह एक आदर्श है, यथार्थ नहीं है। क्या है? यह एक आदर्श है। बल्कि जो आत्मनिर्भरता क्या है, वह एक यथार्थ है। आत्मनिर्भरता एक यथार्थ है और आत्मसंपूर्णता क्या है? एक आदर्श है। इससे आशय क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है और समाज से प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो जो है, यानी इस
पहली पॉइंट को आप लोग समझिए कि कोई भी व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मसंपूर्णता कभी नहीं हो सकती। आत्मसंपूर्णता एक आदर्श अवधारणा है, आत्मनिर्भरता एक यथार्थ अवधारणा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है और समाज से प्रभावित होता है, जिसके कारण मनुष्य को क्या कहते हैं, सामाजिक प्राणी कहते हैं। यह विदेश नीति की अवधारणा एवं महत्व में पहली पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि विश्व में कोई भी देश जो है ना, वह आत्मसंपूर्ण नहीं होता। अर्थात कोई भी देश, विश्व के किसी भी देश को आप उठा लीजिए, अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर नहीं कर सकता है। यानी जब कोई भी देश अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति अपने भौगोलिक सीमाओं के अंदर नहीं कर सकता है, तो इससे ऐसा क्या हुआ कि वह बाहर के जो कुछ देश हैं उन देशों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनके भी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने देश से करता है। तो यह क्या है, यह एक आत्मनिर्भरता है। अब समझिएगा कि यह क्या है, क्योंकि आयात निर्यात में आप लोग काफी मतलब थोड़ा सा डाउट में रहते हैं। देखिए, आयात और निर्यात क्या होता है आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में। अब जैसे समझ लीजिए कि जो हम लोग ए नाम के आप व्यक्ति हैं और बी नाम के आपका पड़ोसी है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जो अगर बी को कभी चीनी की आवश्यकता पड़ी तो आपने इनको दे दिया और इनसे आपने दूध ले लिया। तो क्या हुआ, आप बी की आवश्यकताओं की पूर्ति किए और बी ने आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। तो जो यह है आप इनको दिए, यह क्या हुआ, यह निर्यात हुआ। जो आप अपने पड़ोसी को दिए यह क्या है, यह निर्यात है। और जो इनसे आपने दूध लिया वह क्या है, वह आयात है। यानी जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी और अन्य देश से करते हैं तो उसे आयात कहते हैं, और जब हम किसी और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने देश से करते हैं तो उसे हम लोग निर्यात करते हैं। यही एक आत्मनिर्भरता है। यानी हम अपने भौगोलिक सीमा से बाहर कुछ अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और भौगोलिक सीमाओं के बाहर के कुछ देशों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह आत्मनिर्भरता है। लेकिन आत्मनिर्भरता कब होती है, जब जितनी मात्रा में हम, यानी आत्मनिर्भरता कब होती है समझिएगा ध्यान से, कि जितनी आवश्यकता में, जैसे मतलब मान लीजिए कि हम $500 का अगर हम किसी और देश से आयात किए तो हम उसको $500 का निर्यात भी कर दें। यही हम लोग की क्या होती है, आत्मनिर्भरता होती है, ताकि आयात बिल और निर्यात बिल में संतुलन बनी रहे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मनिर्भरता कहते हैं, कि जितनी हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति किए आपसे, उतनी ही हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दिए अपने से। तो यह क्या है, यही आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, वस्तुतः क्या है, आत्मनिर्भरता एक प्रक्रिया है। आत्मनिर्भरता एकाएक नहीं हो जाता है। जो आत्मनिर्भरता है यह क्या है, एक प्रक्रिया है, जिसका आशय यह होता है कि कोई डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, विकसित देश अथवा विकासशील देश, आत्मनिर्भरता के दृष्टि से अगर इनको देखा जाए तो यह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे अमेरिका जैसा देश आत्मनिर्भरता, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे जो देश है, यह क्या है, आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में ऊपर है, अग्रणी हो गए हैं। यानी यह जितनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं अन्य देशों से, उतनी ही अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। तो यह क्या है, यह आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में उच्च स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। जबकि भारत जैसा जो देश है यह क्या कर रहा है, यह आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहा है, निरंतर कोशिश कर रहा है। जैसे अभी आप लोग सुने होंगे कि प्रधानमंत्री का नारा भी अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी का, कि आत्मनिर्भर भारत। तो यह क्या है, आत्मनिर्भरता की ओर एक निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोग आगे जा चुके हैं, मतलब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सके।
अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें ये समझिएगा, अग्रणी हो गए। अब देखिए क्या है, भारत के आत्मनिर्भरता में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। जैसे हम लोग देखें तो भारत जो है वह अपने पेट्रोलियम मांगों का 90% आयात जो है वह खाड़ी देशों से करता है और उनकी उपभोक्ता सामग्री की पूर्ति अपने देश से करता है। लेकिन इसमें एक समस्या है कि जो निर्यात बिल है हम लोगों का वह आयात बिल से कम है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और बड़े देश होने के नाते इसकी पेट्रोलियम की बड़ी आवश्यकता है। तो जब बड़ी आवश्यकता है तो बड़े मात्रा में आयात करना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग का आयात बिल ऊपर हो जाता है, अधिक हो जाता है और निर्यात बिल कम हो जाता है। जो क्या कर रहा है, जब कहीं से हम आयात अधिक करेंगे और निर्यात कम करेंगे उनको, तो यह आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में एक चुनौती ही तो उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से यह जो है खाड़ी देशों के साथ जो हम लोग का पेट्रोलियम का आयात बिल और निर्यात बिल में जो अंतर है, यह हमारे आत्मनिर्भरता में एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है। तो इसी चुनौती से हम लोग निपटने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। जैसे भारत जो है आपने मतलब आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में क्या क्या कर रहा है देखिएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इलेक्ट्रिक आधारित परिवहन का विकास कर रहा है ताकि पेट्रोलियम के आयात बिल को कम किया जा सके और आत्मनिर्भरता के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत का यही उद्देश्य है। इस प्रकार अन्य देशों के समान भारत भी अपनी आवश्यकताओं के लिए विश्व के अन्य देशों से संबंध संचालित करता है और इन्हीं संबंधों का संचालन विदेश नीति है। इस चीज को समझिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आधारित परिवहन का विकास कर रहे हैं। जो गैर ऊर्जा परंपरागत जो ऊर्जा है, जैसे पेट्रोलियम क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो उससे हम लोग निपटने के लिए क्या कर रहे हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा, जो परंपरागत ऊर्जा नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आधारित परिवहन, तो जो इलेक्ट्रिक आधारित हम लोग का परिवहन होगा, तो जब इसका विकास अधिक हो जाएगा तो हम लोग क्या होगी, जब इलेक्ट्रिक परिवहन रोडों पे अधिक दौड़ेंगे तो पेट्रोलियम की आवश्यकता कम होगी, तो हम लोग का आयात बिल और निर्यात बिल में संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो आप लोग समझे कि किसी और देश से हम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अन्य देशों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इन दोनों मतलब अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी और अपने देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक संबंध का संचालन करना पड़ेगा। तो जो यह संबंध का संचालन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। यानी दो देशों के बीच में जिस नीति के तहत संबंधों का संचालन होता है उसको हम लोग विदेश नीति कहते हैं। अब देखिएगा, जैसा अभी हम लोग का वर्तमान समय में पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आर्थिक कोई संबंध नहीं है, सभी आर्थिक संबंध खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं और उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो यही एक विदेश नीति है जिसे आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे एक उदाहरण से समझते हैं। और जो इसका चौथा नंबर पॉइंट है, देखिए, घर के अंदर और घर के बाहर दो व्यवहार होते हैं। हम लोग अपने व्यक्तिगत तौर पे भी दो व्यवहार करते हैं। यह दो व्यवहार कौन कौन से होते हैं, एक हम लोग घर के अंदर व्यवहार करते हैं और एक घर के बाहर व्यवहार करते हैं। तो जो घर के अंदर व्यवहार करते हैं जिसे घरेलू व्यवहार कहा जाता है, और जो घर के बाहर व्यवहार करते हैं उसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। लेकिन जो यह दोनों व्यवहार होते हैं यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से अच्छे प्रकार से जुड़े होते हैं। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी देश दो नीतियों का संचालन करता है, एक घरेलू नीति और एक विदेश नीति। तो जो ये घरेलू नीति और विदेश नीति होते हैं यह एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं और एक दूसरे के अनुसार से उतार चढ़ाव उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम लोग समझें कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में, यानी जो अभी हाल ही में, हम इसे बस 2022 इसलिए लिखे हैं कि अगर कोई इसका प्रयोग 23-24 में करे तो मतलब यह उदाहरण पुराना ना हो, इस उदाहरण से काम चल जाए, इसलिए हम इसको वर्ष 2022 के प्रारंभ लिखे हैं। तो अभी हाल ही में
दक्षिण भारत के कुछ शिक्षण संस्थान जो है, जो कर्नाटक वाला मुद्दा था, उसमें क्या हुआ कि लड़कियों के वेशभूषा को लेकर एक आपत्ति उत्पन्न हुई कि कोई हिजाब नहीं पहन के कॉलेज जा सकता है, स्कूल नहीं जा सकता है। तो इन सभी विवाद को लेकर जो खाड़ी देश हैं वह अल्पसंख्यक की सुरक्षा पे सवाल उठाए और पूछे भारत से कि आप अपने अल्पसंख्यक के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार क्या कही कि यह हमारी घरेलू मामला है, आप घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन कोई मामला घरेलू तब तक रहता है जब वह घर में ही निपट जाए। जब वह घर से बाहर जाएगा तो वह बाहरी मामला बन ही जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि 1971 में जब हम बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे थे, बांग्लादेश को बनाने में है, तो पाकिस्तान कह रहा था कि आप हमारे घरेलू मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि यह आपका घरेलू मामला है ही नहीं, क्योंकि घरेलू मामला तब तक नहीं रहता है, तब तक ही रहता है जब वो घर में रहे। जब वह घर से बाहर चला जाता है तो क्या हो जाता है, बाहरी मामला हो जाता है। जैसे समझिए कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसे दो पति पत्नी रहते हैं जो आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो जब वो आपस में लड़ाई करते हैं और मान लीजिए कि कभी उनकी पत्नी आपके घर आ गई और बोली कि आप हमको बचाइए इनसे, और उनके पति आए और बोले कि आप हमारे घरेलू मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा कि आपका घरेलू मामला तब तक था जब तक यह आपके घर में था। जब यह मामला घर से बाहर आ गया तो क्या हो गया, यह बाहरी मामला हो गया। तो जो यह हिजाब को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, अल्पसंख्यक की सुरक्षा पे खाड़ी देशों ने सवाल उठाया। जब अल्पसंख्यक की मतलब सुरक्षा पे खाड़ी देशों ने जब सवाल उठाया तो इससे क्या हुआ, विदेश नीति में उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। तो जो इस प्रकार के हमारे घरेलू मामले होते हैं, यह विदेश नीति में क्या करते हैं, उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं। यह एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, अपितु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विदेश नीति जो होती है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करती है, और जो घरेलू नीति होती है वह राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करती है। किंतु यह एक दूसरे से पृथक नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हाँ, विदेश नीति को एक सेकंड जरा समय दीजिएगा। हाँ, तो अब देखते हैं कि विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखिएगा, अन्य नीतियों के समान विदेश नीति को भी कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, तकनीकी एवं व्यापारिक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो ये मतलब विदेश नीति होते हैं, इनको इन सभी चीजों से प्रभावित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत चीन और भारत पाकिस्तान के संबंध में निरंतर तनाव बना रहता है, जिसका कारण क्या है, ऐतिहासिक कारण है। इन देशों के साथ हम लोग का युद्ध हुआ है, तो युद्ध के कारण सीमा विवाद, सीमा पार घुसपैठ भारत के लिए चुनौती बनी रहती है। किंतु अब देखिए, पाकिस्तान और भारत चीन के साथ हमेशा संबंधों में तनाव क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है कि हम लोग युद्ध लड़े बीते दौर में, पिछले कुछ वर्षों में। तो जब हम युद्ध लड़े तो युद्ध लड़ने के कारण क्या होता है, जब युद्ध होता है तो सीमा विवाद उत्पन्न होता है, सीमा पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। अन्य देश क्या करते हैं, बार बार घुसपैठ करने का कोशिश करते हैं अपने सीमा के अंदर, तो यहाँ तनाव बनी रहती है, जिसके कारण संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार से, लेकिन जो यह होता है ना ऐतिहासिक कारक, ये कभी कभी आर्थिक कारण की तुलना में, ऐतिहासिक कारक की तुलना में कई बार आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है ना, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है, तो किसी और देश को आपके तरफ ताकने में भी थोड़ा सा संकोच उत्पन्न करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से कभी कभी ऐतिहासिक कारणों की तुलना में
आर्थिक कारक अधिक मजबूत हो जाते हैं। तो जब अधिक आर्थिक कारक अधिक मजबूत हो जाते हैं तो यही कारण है कि चीन के उत्पादों और सेवाओं को भारतीय बाजार में प्रोत्साहन मिला। जो आर्थिक कारण है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इसी के कारण से चीन का जो या आर्थिक स्थिति पे जो चीन की मजबूती है, और इसी कारण से क्या हुआ कि चीन के जो उत्पाद हैं, चीन के जो प्रोडक्ट हैं, उसे भारतीय बाजार में प्रोत्साहन मिला। भारतीय बाजार में क्या हुआ, उसको प्रोत्साहित किया गया और उसका विकास हुआ अधिक। आपको पता होगा कि चीन का प्रोडक्ट हर मार्केट में आप लोगों को फैला पड़ा हुआ है। लेकिन जो ये प्रोत्साहन मिला, इसके दो कारण थे, एक कारण नहीं थे। एक तो घरेलू बाजार जो है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ा। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। यानी जब हम चीन के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उतरे हैं बाजार में, तो क्या होता है कि हम लोग भी उसकी तुलना में प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो अभी की जो स्थिति है, चीन के माल सस्ते होते हैं, वो टिकते भी कम है और सस्ते भी होते हैं, शाम तक चलेंगे। वो कहा जाता है ना, चीन के प्रोडक्ट के लिए एक बहुत मतलब प्रसिद्ध कथन है कि चीन का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। यानी जो चीन का प्रोडक्ट होता है वो कभी चलेगा तो शाम मतलब चांद तक चल जाएगा, काफी लंबा समय तक टिक जाएगा, और कभी शाम तक भी नहीं चल पाता है। तो ये चीन का प्रोडक्ट है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, तो एक तो हम लोग अपने बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए, और दूसरा क्या किए जो महत्वपूर्ण है, चीन की अर्थव्यवस्था को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर निर्भर कर दिए हैं। यानी जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है, बड़े पैमाने पर है। बहुत लंबे स्तर से हम लोग एक दूसरे का व्यापार हो रहा है अभी हाल की स्थिति में। तो क्या है, चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। तो इसके कारण से क्या होगा कि व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए चीन भारत की तरफ आक्रमण करने की कभी साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हम आक्रमण करने की साहस करें तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जैसे हाल ही के देशों में स्थिति में हम लोग कहा जाए तो हम लोग क्या किए, जब सीमा पर चीन से तनाव चल रहा था तो हम लोग उसके उत्पादों को प्रतिबंधित करना शुरू किए। तो जब हम लोग उत्पादों को प्रतिबंधित करना शुरू किए तो चीन प्रभावित हुआ ना, उसके उत्पाद तो मार्केट में कम गए, जिसके कारण से उसको झुकना पड़ा, और झुकने के कारण वह क्या कि हुआ, पीछे गया सीमा से। तो यही कारण है कि हम लोग उसके उत्पादों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर कर चुके हैं, और अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भी हमारे बाजार में चीनी प्रोडक्टों को प्रोत्साहन मिला है। तो विदेश नीति को ये सभी चीजें प्रभावित करती है। अब देखिए, जो इसका महत्वपूर्ण है एक और इसमें है कि भौगोलिक कारणों में विशेष रूप से स्थलीय सीमाओं के संदर्भ में सीमावर्ती देशों से विदेश नीति उन देशों की तुलना में भिन्न होती है जो जलमंडल से जुड़े होते हैं। अर्थात भारत चीन और भारत श्रीलंका संबंध विदेश नीति भिन्न मतलब अलग अलग विदेश नीति पर आधारित है रहेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक देश को विकास की प्रक्रिया में उन्नत तकनीकी व्यापारिक संबंधों की आवश्यकता होती है। उसी अनुसार भारत के संबंध रूस के साथ भिन्न है, जो भारत को तकनीकी एवं व्यापारिक ही नहीं अपितु सैन्य समर्थन भी करता है। देखिए, अब भौगोलिक कारण की तुलना करते हैं। भारत की एक नीति है कि जो पड़ोसी हैं, गुजराल सिद्धांत के नाम से जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि जो हम लोग के पड़ोसी हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बिना शर्त के सहयोग करते हैं। जैसे अभी श्रीलंका को हम लोग सहयोग कर रहे हैं, तो जो श्रीलंका को हम लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या है, हम लोग का श्रीलंका एक पड़ोसी देश है, तो हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जो ये सहयोग दे रहे हैं तो इसके बदले हम क्या चीन श्रीलंका से कुछ मांग भी रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो जो हमारी पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध संचालित होता है वो मतलब विशेष प्रकार का होता है। हम पड़ोसी देशों के साथ एक बड़ी भाई के भूमिका में रहते हैं, जिसके कारण से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जब जरूरत होती है, जैसे जब कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था तो हम लोग म्यांमार में भी काफी दवाइयाँ, वैक्सीन, इन सभी चीजों की पूर्ति की है। तो जो यह पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति का जो संचालन होता है वो अलग प्रकार से होता है। और वहीं
जो जल मंडल से जुड़े देश हैं उनके साथ अलग अलग संबंध संचालित होता है। तो क्या होती है, विदेश नीति एक जगह पे एक समान नहीं रहती है, बल्कि वो देश के अनुसार से परिवर्तनशील है। भारत और अमेरिका के संबंध के बीच में संचालन करना है तो उसके साथ अलग विदेश नीति से संबंध संचालित होगा। भारत श्रीलंका से करना है तो वहां पे अलग प्रकार से विदेश नीति संचालित होगा। यानी देश बदलते ही, सीमा बदलते ही जो होता है विदेश नीति बदल जाता है। इसी प्रकार से हम लोग रूस का अगर चर्चा करें तो आपको पता होगा कि रूस से भारत के साथ एक मतलब बहुत बड़ी मित्रता निभाई है। जब हम लोग का 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तो जो यही अमेरिका है जो आज भारत को एक बड़े ही अच्छे नजर से देखता है और कहता है कि भारत के साथ झुका हुआ है क्योंकि उसको चीन को काउंटर करना है। आज जो अमेरिका भारत के साथ झुका हुआ है इसके लिए कोई अमेरिका का अच्छी नीति नहीं है। अमेरिका का जो है ना यह मजबूरी है कि भारत की तरफ झुके, क्योंकि अगर चीन को काउंटर करना है तो हिंद महासागर में एक ही देश है जो चीन को काउंटर कर सकता है, वह भारत है। और जब अमेरिका को अपनी जो विश्व आर्थिक शक्ति जो होने का एक घमंड है, अगर उसको बचा के रखना है तो उसे चीन को काउंटर करना पड़ेगा। और जब चीन को काउंटर करना पड़ेगा तो भारत के सहयोग के साथ भारत के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो इसके कारण से क्या है, अपनी जो उसकी आवश्यकता है आज भारत को, मतलब अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, तो इसलिए वो भारत के प्रति झुका हुआ है कि हम रूस से तेल का आयात भी कर रहे हैं और वो कह रहा है कि भारत स्वतंत्र है अपने विदेश नीतियों के संचालन में। तो आवश्यकता के अनुसार से भी विदेश नीति बदल जाता है, ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। तो जो हम लोग का रूस के साथ है तो 1971 के युद्ध में क्या किया था, रूस से भारत को सैन्य सहायता किया था। आज भी आपको पता है कि रूस के सहयोग से भारत में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं, यानी परमाणु बिजली घर लगे हुए हैं। यह किसके सहयोग से रहे हैं, रूस से। रूस के सहयोग से ही हम लोग मंगलयान मिशन को आगे भेजे थे। जो क्रूज इंजन था, इंजन का नाम हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्रायोजेनिक शायद होगा जी। जो यह इंजन था, यह इंजन हम लोगों को कौन दिया, रूस दिया। जब हम लोग का मंगलयान मिशन चल रहा था तो अमेरिका ने बोला था कि नहीं, आप इस इंजन का जो तकनीक है, इस इंजन का तकनीक आप नहीं देंगे भारत को। तो भारत को क्या किया रूस, कहा कि तकनीक में नहीं देंगे, इंजन तो दे सकते हैं ना, तुम हमसे इंजन ले लो और तुम अपने मिशन को आगे बढ़ाओ। तो रूस भारत के साथ एक बड़े मित्रवत संबंध निभाया है। तो रूस के साथ हम लोग की विदेश नीति क्या है, भिन्न प्रकार की एक मित्रता वाली विदेश नीति है। ये हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आज इतने कड़े से कड़े प्रतिबंध के बाद भी रूस से हम तेल आयात कर रहे हैं, तो यह क्या एक मित्रता का ही तो परिणाम है। और ये हमारे सफल विदेश नीति और कूटनीति का भी तो परिणाम है कि अमेरिका और रूस के बीच हम लोग एक संतुलन की स्थिति को बनाए रखे हुए हैं। तो बल्कि विदेश नीति कई कारणों से प्रभावित होता है, इन सभी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति में प्रभावित करने वाले कारकों की प्राथमिकता बदलती रहती है, जिसमें कभी आर्थिक और कभी तकनीकी कारक और कभी ऐतिहासिक कारक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी जो ये बात एक लाइन में कहा जाए तो भारत की जो विदेश नीति है, इसमें विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक बदलते रहते हैं। कभी आर्थिक हो जाएगा, कभी सैन्य हो जाएगा, कभी तकनीकी हो जाएगा, कभी ऐतिहासिक हो जाएगा। तो यह क्या होगा, बदलते रहते हैं। कभी कभी कोई और कारक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही थी आज की फॉरेन पॉलिसी की चर्चा, जिसमें हम लोग समझे कि विदेश नीति का अवधारणा क्या है और महत्व क्या है, विदेश नीति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फिर हम लोग अगले क्लास में यहीं से चर्चा शुरू करेंगे कि नेहरू भारत के विदेश नीति के निर्माता के रूप में हम लोग चर्चा को शुरू करेंगे। तो आज की चर्चा इतना ही थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सभी चर्चा आपको समझ में आ गई हो, विदेश नीति और विदेश नीति को प्रभावित करने वाला कारक, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।